सास ससुर का तो नाम ही बदनाम है। बेटे ने अपने माता पिता की ऐसी हालत देखकर किया कुछ ऐसा जिससे सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। राज ने घर आकर अपने माता पिता की ऐसी हालत देखी तो उसके होश उड़ गए। उसने किटी पार्टी से लौटी अपनी पत्नी के एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा करने की? यह घर उनके बेटे का है, तुम इसे कोई दहेज में नहीं लेकर आई हो। राज ने रूपा के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, मुझे लगता था कि कुछ दिनों में तुम मेरे पापा मम्मी को अपने माता पिता की तरह प्यार सम्मान दोगी, क्योंकि हर रिश्ते को समझने में वक्त लगता है। लेकिन तुमने तो मेरे माँ बाप की हालत नौकरों से भी ज़्यादा बद से बदतर कर दी। उनसे तुमने एक एक दाने का हिसाब मांगा, उनकी बेइज्जती की। वह अपने बेटे की कमाई खाते हैं, तुम्हारे बाप की नहीं, समझी तुम? अपना सामान बांधो और चलती बनो यहाँ से। राज ने तमक कर कहा। राज अपने माता पिता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और वह दिन याद करने लगा जब वह अपने माता पिता को अपने साथ शहर लेकर आया था। एक दिन माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसकी माँ को हार्ट अटैक आया था, तो शर्मा जी ने पड़ोसी की मदद से उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया था। डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए एक मोटी रकम मांगी थी, लेकिन शर्मा जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सारे पैसे जमा कर इलाज करा पाते। उन्होंने अपने बेटे राज को फ़ोन किया। हेलो बेटा। राज, मैं पापा बोल रहा हूँ। तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है। यह सुन राज सन्न रह गया और भावुक होकर बोला, कैसे, कब आया पापा? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा, आज सुबह ही आया है, तुम कुछ पैसे भेज दो बस। डॉक्टर ने पूरे 1 लाख रुपए मांगे हैं। राज नम आंखों से बोला, पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप वहाँ ऐसी हालत में अकेले हैं और मैं यहाँ नहीं। पापा, आप डॉक्टर से कहो कि वह इलाज शुरू करे, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। राज हड़बड़ाकर घर आया। अपनी पत्नी से बोला, हमें अभी माँ पापा के घर जाना है, माँ को हार्ट अटैक आया है। ओहो राज, तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हें पता है ना कि आज मेरी सहेली की शादी की सालगिरह है, हमें वहाँ जाना है, 5 स्टार में पार्टी रखी है। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ चलोगे। और राज, तुम अपनी माँ की चिंता क्यों कर रहे हो? बुढ़ापे में ऐसी बीमारियाँ लगी रहती हैं। रूपा राज के साथ रूपा राज के हाथ में हाथ डालते हुए बोली। राज ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है और तुम्हें पार्टी की लग रही है। तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन मैं अपने पापा को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता, समझी तुम? राज ने तुरंत फ्लाइट पकड़ी और सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। दूर से देखकर दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। शर्मा जी बेटे के गले लगकर रोते हुए बोले, बेटा देखो तो तुम्हारी माँ की क्या हालत हो गई। पापा, मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। और राज ने अपने पिता के आंसू पूछे और एक चेयर पर बैठा दिया। राज अपने पापा के हाथ को पकड़कर बोला, पापा आप यहाँ बैठिए बस और भगवान से प्रार्थना कीजिए, मैं अभी आता हूँ। राज जाकर सबसे बड़े डॉक्टर से मिला। डॉक्टर साहब, चाहे जितना पैसा लग जाए, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने राज को दिलासा दिया। राज जी, आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी माता जी को बचाने की। और डॉक्टर कमला जी का इलाज करने में जुट गए। कुछ ही दिनों में कमला जी पूरी तरह ठीक हो गई। राज अपनी माँ को अस्पताल से पापा के घर लेकर आया और कुछ दिन राज ने वहीं रहकर उनकी सेवा की। लेकिन काम की वजह से उस पर फ़ोन आ रहे थे, तो शर्मा जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसके जोड़ों का दर्द तो हमेशा का है, क्या करे, अब बुढ़ापा है, उसका कुछ नहीं कर सकते। तुम अब अपने काम पर लौट जाओ। राज ने तब तो हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन राज के हाथ में 2 बैग देखकर मम्मी पापा चौंक गए। अरे बेटा, इसमें क्या है?
कोई साग सब्जी लेकर जा रहे हो क्या? नहीं पापा, यह सब बैग में आपका सामान है। आप दोनों मेरे साथ चल रहे हैं शहर। नहीं बेटा, हम यहीं सही हैं। बस तुम हमसे मिलते रहना, हमारे लिए वही बहुत है। तुम तो जानते हो बेटा कि बहू हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती है। शर्मा जी कहते कहते भावुक हो गए। पापा, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा, पर आप दोनों को मैं अब अकेले नहीं छोड़ सकता। बेटे के इतनी जिद करने पर कमला जी और शर्मा जी दोनों बेटे के साथ शहर आ गए। अपने सास ससुर को अपने घर देख रूपा का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। कमला जी के कदम अपने बेटे के घर में पड़ ही नहीं रहे थे तो राज मुस्कुराता हुआ बोला, मम्मी पापा, यह आपका ही घर है, बेझिझक और पूरे अधिकार के साथ आइए। और राज ने अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ा और उनको उनके कमरे में ले गया। उस कमरे को देखकर कमला जी और शर्मा जी भावुक हो गए। पापा, मैंने जब यह घर खरीदा था तभी आपका कमरा बिल्कुल आप दोनों के हिसाब से सेट करवा दिया था। बेटे का प्यार देखकर दोनों ने राज को गले लगा लिया। पापा, अब आप दोनों आराम से यहाँ रहिए, मैं आपके चाय नाश्ते का इंतज़ाम करवाता हूँ। आपने मम्मी पापा को उनके कमरे में छोड़कर जैसे ही राज बाहर आया, रूपा राज का हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? किसने कहा था तुम्हें इन गंवार बूढ़े बुढ़िया को यहाँ लाने के लिए? रूपा, जुबान संभाल कर बोलो, वह मेरे पापा मम्मी हैं और तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला ही बहुत हूँ अपने मम्मी पापा की देखभाल करने के लिए, लेकिन ये बात ध्यान रखना, तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी पापा को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राज ने अपनी मम्मी पापा की देखभाल के लिए एक मेड रख ली। राज के मम्मी पापा राज के साथ बहुत खुश थे, लेकिन बहू हमेशा बड़बड़ाती रहती। एक दिन राज को एक मीटिंग के लिए शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। राज ने मेड को सब कुछ समझा दिया था कि मेरे बाद मम्मी पापा को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। राज बेटा, तुम क्यों इतनी चिंता करते हो? तुम बेफिक्र होकर अपने काम के लिए जाओ। कमला जी ने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। राज मीटिंग के लिए शहर चला गया। बेटे के जाते ही रूपा हमेशा सास ससुर को ताना देती रहती, यहाँ आकर पड़ गए हैं, इतना भी नहीं जानते शहर में कितनी महंगाई है, इनके आते ही घर में कितने खर्चे बढ़ गए हैं, पूरे घर को दवाई खाना बना कर रखा है। अरे मेरे मायके में तो इन दोनों को कोई नौकर भी ना रखे, गंवार कहीं के, ना पहनने की तमीज़ है ना खाने की। बहू की बातें सुनकर दोनों चुप रह जाते। बहू ने घर के नौकर की छुट्टी कर दी और उसकी जगह शर्मा जी को काम पर लगा दिया। रूपा दमदमाते हुए उनके कमरे में आई और तमक कर बोली, बहुत हो गई मेहमानबाजी, अब चलिए पापा जी, थोड़ा हाथ पैर भी चला लीजिए, वरना बुढ़ापे में जाम हो गए तो आपको ही तकलीफ़ होगी। रूपा तमक कर बोली, मम्मी जी, आप थोड़ा रसोई में आकर मेरा हाथ बटाएं। बेटा, तुम्हें जितना काम बताना है मुझे बता दो, पर कमला से ये सब नहीं होगा। हाँ, आप दोनों तो यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने को ही पड़े हैं, बस काम को कह दो तो बहाने बनाने लगते हैं। रूपा मन ही मन कुछ बोली, यह पकड़िए थैला और सब्जी लेकर आइए, और हाँ, सब्जी लाकर रसोई में धोकर रख देना। शर्मा जी ने थैला पकड़ा और सब्जी लाने चले गए और लाकर उन्हें रसोई में धोकर रख दी है। सुबह सुबह सब्जी लाने और धोने में हाथ पैर सुन्न हो गए। 2 कप चाय बना दो बेटा, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। सब्जी लाकर आपने कोई एहसान नहीं किया है, यहाँ रहेंगे तो काम भी करना पड़ेगा, जाइए खुद बना लीजिए। बहू ने एकदम से तमक कर कहा और अपनी चाय लेकर कमरे में चली गई। शर्मा जी ने 2 कप चाय बनाई, खुद लेकर अपने कमरे में चले गए। यह देख कमला जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने बहू की सारी बातें सुन ली थी। अरे कमला, तुम चाय पियो,
और सब भूल जाओ। हमारा बेटा हमारे साथ है तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमला जी ने अपने आंसू पूछे और दोनों चाय पीने लगे। दोपहर को रसोई में जाकर देखा तो बहू ने खाना भी नहीं बनाया, तो शर्मा जी ने खुद ही खाना बनाया और कमला जी को भी खिलाया। कमला जी से अब काम नहीं होता था क्योंकि उनके हाथ पैर ज़्यादा दर्द करने लगे थे। बहू कमरे में से बाहर आई तो अकड़ कर बोली, ये क्या है? आप लोगों को ज़रा भी तमीज़ नहीं है? पूरी रसोई फैला रखी है, गंवार कहीं के। मुझे पूरी रसोई साफ़ चाहिए। जब से आए हैं एक भी काम को हाथ नहीं लगाया। शर्मा जी बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं खुद रसोई और बर्तन साफ़ कर दूंगा। इतना कह बहू वहाँ से चली गई। बेचारे शर्मा जी ने सारी रसोई और बर्तन साफ़ किए। कुछ खाना दोपहर को ही बच गया था। वे दोनों शाम को वही खाकर सो गए। बेटा माँ बाप का हाल चाल पूछने के लिए रोज़ सुबह शाम फ़ोन करता, मगर शर्मा जी और कमला जी अपने बेटे से बहू की कुछ भी शिकायत नहीं करते। अगली सुबह बहू 200 रुपये सब्जी लाने के लिए देते हुए बोली, सारी सब्जी का हिसाब पर्चे पर लिखवा कर लाना। शर्मा जी चुपचाप थैला लेकर चले गए। सब्जी वाले ने शर्मा जी का थैला पकड़ा दिया। अच्छा भाई एक काम करो, एक कागज़ पर हिसाब लिख देना। अच्छा बाबूजी, कहते हुए सब्जी वाले ने पास रखे कागज़ के एक टुकड़े पर सारी सब्जी के दाम लिखकर बाबूजी को पकड़ा दिया। शर्मा जी सोचने लगे, चलो अच्छा है, सब्जी का दाम और वज़न पन्ने पर लिखा है तो बहू को कोई शक भी नहीं होगा। बेचारे बाबूजी की इस कड़ाके की सर्दी में सब्जी लाते हुए हालत ख़राब हो गई। रास्ते में उन्हें एक चाय की दुकान दिखाई दी तो वहाँ रुककर उन्होंने 10 रुपए की चाय पी ली। थोड़ी देर पास जल रही आग पर अपने हाथ पैर सेक लिए और फिर चल दिए सब्जी का थैला लेकर। ठंड इतनी कि ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पैर ही कटे जा रहे हों। जैसे तैसे बेचारे बाबूजी घर पहुँचे। रसोई में सारी सब्जी धोकर रख दी। बहू सब्जी आ गई है, लेकिन बहू अभी सोकर ही नहीं उठी, शायद दोबारा सो गई थी। खुद ही 2 कप चाय बनाई और अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद बहू के चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे पता था, चोरी तो इन जैसे लोगों के खून में ही बसी होती है। बाबूजी सब्जी में से 10 रुपए बचे थे, वह कहाँ चले गए? आपको इतना भी नहीं पता कि किसी की चीज़ उससे बिना इजाज़त नहीं लेनी चाहिए। कहाँ है बाकी के पैसे? बाबूजी संकोच करते हुए बोले, बहुत ठंड लग रही थी तो मैंने 10 रुपए की चाय पी ली। यहाँ तक आने में आपके हाथ पैर टूट नहीं जाते? घर आकर नहीं पी सकते थे? एक तो हमारे सिर पर आकर बैठ गए हैं और हमारे ही नाक में दम कर रखा है। इस तरह की बातें सुनकर दोनों की आंखें नम हो गई। बेटे की खातिर वह सब कुछ चुपचाप सह गए। अब तो बाबूजी रोज़ ही अपना और अपनी पत्नी का चाय नाश्ता खाना सब खुद बनाते और बर्तन रसोई भी खुद ही साफ़ करते। अगले दिन बहू की सहेली उससे मिलने घर आई। तब बाबूजी कमला जी के लिए दलिया बना रहे थे। अरे रानी तू क्यों आई? मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आ जाती तुझसे मिलने। रूपा ने अपने सहेली से कहा। क्यों, मैं तेरे घर नहीं आ सकती क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चल, तू मेरे कमरे में चल, वहाँ चलकर बात करते हैं। रूपा रानी को हाथ पकड़कर तेजी से अपने कमरे में ले गई ताकि बाबूजी पर उसकी नज़र ना पड़े। दोनों आपस में बातें ही कर रही थी कि बाबूजी वहाँ पहुँच गए। बहू, मुझे घी नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा है? आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करो, समझ नहीं आता क्या? अब जाओ यहाँ से। रूपा बाबूजी पर चिल्लाते हुए बोली। रानी ने रूपा से पूछा, कौन है यह इतने बुजुर्ग, और पहले तो कभी नहीं देखा। अरे कुछ नहीं, नया नौकर रखा है यार, अभी नया नया लगा है ना, तो इसे कुछ पता नहीं है कौन सा सामान कहाँ रखा है। बहू की बातें सुनकर बाबूजी की आंखें नम हो गई। पीछे से बहू ने आवाज़ दी, सुनो, मेरे और मेरी सहेली के लिए 2 कप कॉफ़ी लेकर आओ जल्दी। बाबूजी ने अपने आंसू पूछे और कॉफ़ी बनाकर बहू के कमरे में ले गए
और चुपचाप वहाँ से वापस आ गए। वह अपनी पत्नी के लिए बिना घी का दलिया लेकर चले गए। क्या हुआ जी? बहू किस पर चिल्ला रही थी। अरे कुछ नहीं, तुम दलिया खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। इतने में बहू चिल्लाते हुए आई। अगर कॉफ़ी बनानी नहीं आती तो बता नहीं सकते थे, मेरा सारा टेस्ट खराब कर दिया। क्या हुआ बहू? कमला जी ने प्रेम से अपनी बहू से पूछा। आप चुप रहिए, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। अभी मैं बाहर जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ, आप लोगों को तो आकर बताती हूँ। और हाँ, मेरे आने से पहले घर पूरा साफ हो जाना चाहिए। इतना कहकर वह अपनी सहेली के साथ बाहर निकल गई। बहू की बातें सुनकर कमला जी रोने लगी। अरे कमला, तुम बात बात पर रोया मत करो। देखो, अगर मैं थोड़ा बहुत घर का काम कर भी लेता हूँ तो इसमें क्या बुरा है। तुम ही तो कहती हो कि आदमी के हाथ पैर चलते रहने चाहिए, वरना उसका शरीर जाम हो जाता है और ऊपर से 100 बीमारियाँ और लग जाती हैं। बाबूजी ने कमला जी के आंसू पूछे और उन्हें कंबल उड़ाकर आराम करने के लिए बोल दिया और खुद रसोई में बर्तन साफ करने लगे। थोड़ी देर में मम्मी पापा कहाँ हो आप? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मम्मी पापा के कमरे में राज दौड़कर गया। माँ के पैर छूते हुए बोला, अरे माँ, कैसी हो और आपकी तबीयत कैसी है? बेटे को सामने देख कमला जी की आंखें भर आई। माँ देखो तो, मैं दिल्ली से आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ। आपके लिए नया शॉल, नई जर्सी। और बाबूजी कहाँ हैं? मैं कब से पूछ रहा हूँ, वह कहीं दिख नहीं रहे। कमला जी ने रोते रोते अपने बेटे को सब बता दिया। यह सुन राज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रसोई में जाकर देखा तो बाबूजी रसोई में बर्तन साफ कर रहे थे। यह देख राज की आंखों में आंसू आ गए। अरे बेटा, तुम कब आए? हाँ बाबूजी, काम जल्दी हो गया था तो बस चला आया। इतने में रूपा भी घर पहुंच गई थी और राज को देखकर उसके होश उड़ गए। अरे राज, तुमने तो बोला था कि तुम 2 दिन बाद आओगे, फिर यहाँ कैसे? रूपा जैसे ही राज के पास आने लगी, राज ने एक जोरदार तमाचा रूपा के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवता समान माँ बाप के साथ ऐसा करने की? यह घर उनके बेटे का है, तुम इसे कोई दहेज में नहीं लेकर आई थी। राज ने रूपा के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। मुझे लगा था कि कुछ दिनों में तुम मेरे मम्मी पापा को अपने माता पिता की तरह सम्मान दोगी, क्योंकि हर रिश्ते को समझने में वक्त लगता है। लेकिन तुमने तो मेरे बाद मेरे माँ बाप की हालत नौकरों से भी ज़्यादा बद से बदतर कर दी। उनसे तुमने एक एक रुपए का हिसाब लिया, उनकी बेइज्जती की। वह अपने बेटे की कमाई खाते हैं, तुम्हारी बाप की नहीं, समझी तुम? अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। राज ने रूपा के ऊपर गुस्सा करते हुए कहा। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। रूपा रोते हुए राज के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। राज, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ, प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने जन्मदाता माता पिता का अपमान सहन कर उनको अकेला छोड़ दूँ। मैंने सोचा था कभी ना कभी तो तुम मेरे मम्मी पापा को समझोगी, लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुम जैसी औरत ही हंसते खेलते परिवार को भी बिखेर कर रख देती है। देखो, मेरे पापा मम्मी को अभी भी वह तुम्हारे खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं और तुमने मेरे मम्मी पापा की हालत नौकरों से भी बदतर कर दी। अरे शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर। इतना कहकर राज अपनी मम्मी पापा के पैरों में बैठ गया और माँ की गोद में सिर रखकर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे रहते आज के बाद आप दोनों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। रूपा भी कमला जी के पैर पकड़कर रोते हुए बोली, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसों के घमंड में मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। कमला जी बोली, बेटा माफ़ कर दे अब बहू को। लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते। लेकिन राज ने उनकी एक ना सुनी और उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। बाबूजी ने राज को रोकना चाहा, लेकिन नहीं पापा, आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर मैंने आज रूपा को माफ़ कर दिया
तो जो औरतें अपने सास ससुर के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती हैं उन्हें सबक